नमस्कार, स्कूलखबर.com के शिक्षा संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज शिक्षा संवाद में हमारा विषय है बोर्ड परीक्षाएं ना होना, वर्तमान में सुकून, भविष्य में प्रश्न चिन्ह। संक्षेप में कहें तो बोर्ड परीक्षा, अधर्म में भविष्य। आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे कुछ खास मेहमान। मैं सबसे पहले परिचय कराना चाहूँगा मनीषा गौड़ जी का। मनीषा गौड़ जी CEO हैं रूपांतरण की। इंडिया की 20 लाइफ टाइम कोचेज़ में इनका नाम है। आप एक अच्छी वक्ता और सोशल एक्टिविस्ट हैं, पीस एक्टिविस्ट हैं, प्लस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने सेवाएं कोचिंग के द्वारा, NLP कोचिंग के द्वारा देती रहती हैं। स्वागत है मनीषा जी आपका। हमारे साथ आज एक और मेहमान हैं संजीव वैद्य जी। संजीव जी 22 वर्षों से शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। इतिहास के ज्ञाता हैं, MPPSC UPSC एग्ज़ाम के मार्गदर्शक हैं और विभिन्न मंचों पर बच्चों के लिए अपने वक्तव्य के द्वारा वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। आपका स्वागत है इस मंच पर संजीव जी। हमारे साथ आज तीसरे वक्ता हैं श्री गोपाल सोनी जी। गोपाल सोनी जी एक्सीलेंट एकेडमी के डायरेक्टर हैं। विगत 22 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और पिछले 10 वर्षों से स्कूली शिक्षा और स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। स्वागत है गोपाल जी आपका स्कूल खबर के इस मंच पर। आज का विषय बोर्ड परीक्षा ना होना, सुकून वर्तमान में लेकिन भविष्य में एक प्रश्न चिन्ह। बोर्ड परीक्षाएं ना होना एक तरह से अधर्म में भविष्य लगता है मुझे, और इसी विषय पर आज स्कूलखबर.com के इस सेशन में हम बात करेंगे हमारे वक्ताओं से। सर, आप सभी से मेरा एक सवाल कॉमन है। बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई, नहीं हो रही हैं, ये फ्रंट पेज जिस दिन आपने न्यूज़ सुनी सुबह अखबार की, पहली प्रतिक्रिया क्या थी आप? देखिए, यदि मैं एक 12वीं के स्टूडेंट की तरह सोचूं, उस बच्चे की तरह सोचूं जो 12th को लेके, 12th के रिज़ल्ट को लेके, पढ़ाई को लेके न जाने कितने सपने बुना करता होगा, तो मुझे वो 2 लाइनें याद आती हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है कि तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। तो मैं 12वीं पास तो हो गया, पर मुझे पता है कि मैं नहीं हुआ। तो मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। आसानी के लिए आपने कह दिया कि आप पास हो गए, लेकिन हर वो जगह जो मैंने सपने देख रखे हैं, हर जगह जब 12वीं का रिज़ल्ट वहाँ पे मांगा जाएगा, तो मैं कितनी भी मेहनत कर चुका हूँ, मैंने कितनी भी पढ़ाई की है, मैंने कितने अपने स्कूली जीवन में मेहनत की, लेकिन वहाँ मेरा परफॉर्मेंस 0 हो जाएगा। क्योंकि वो मुझे किस तरह से देखेंगे, क्योंकि उनको मेरे बारे में कोई आइडिया ही नहीं होगा। तो मेरी आगे की ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं गया। हम सब अपने बच्चों से कहते हैं कि 10th और 12th का रिज़ल्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखिए साहब, मैंने जब ये खबर पढ़ी तो मैं स्तंभित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसा निर्णय शासन ने ले लिया है। वास्तव में ये अन्याय था उन विद्यार्थियों के साथ जो बेचारे साल भर मेहनत कर रहे थे, 99.9% के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उनके साथ ये बहुत बड़ा अन्याय था ये। तो मैं तो स्तंभित हो गया। और चूंकि मैं UPSC की परीक्षाओं का मार्गदर्शक हूँ और मुझे पता है कि जब बच्चा MPPSC या UPSC की जब इंटरव्यू सेक्शन में पहुंचता है तो वहां पर कक्षा 12th की मार्कशीट के बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके 12वीं में इस सब्जेक्ट में नंबर क्यों कम आए, इस सब्जेक्ट में नंबर कैसे ज़्यादा आ गए, आपके 10th में 3rd डिवीजन थी, 12th में फर्स्ट क्लास कैसे आ गई। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा वैक्यूम उसकी लाइफ में क्रिएट हो गया है। वो जीवन में ये बच्चा कभी भी किसी भी कंपनी का, किसी भी शासकीय कंपनी का, निजी कंपनी का जब साक्षात्कार देने जाएगा तो मेरे ख्याल से वो ऐसे प्रश्नों पर निरुत्तर हो जाएगा। तो ये उसके लाइफ में एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया है और ये बहुत बड़ा अन्याय है उन मेधावी विद्यार्थियों के साथ, और ये बहुत बड़ा गिफ्ट है उन विद्यार्थियों के साथ जो वास्तव में पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे थे और उनको थोड़ी सी भी जानकारी मिली कि ऐसा कुछ होने वाला है तो उन्होंने अपनी किताबें बोरिया बिस्तर समेट करके बंद करके रख दिया। तो बहुत बड़ा अन्याय है। मैं तो यही मानता हूँ मेधावी छात्रों के साथ जीवन भर का अन्याय है। जैसे ही पता चला कि 10th और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं होगा तो दिमाग में कई सारे सवाल उठे, और जो खुद को देखा कि जब 10वीं हम दे रहे थे
तो एक मन में डर था, झिझक थी, टेंशन था कि कैसे 10वीं होगा। वो हम फाइट करते थे और जब 10th का रिजल्ट आता था तो एक जीत का अनुभव होता है। मगर जब आप ये बच्चे जो पूरे साल तैयारी करें और अब वो फाइट का मौका आया और उन्हें मौका नहीं मिला, तो वो अपना मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे कि बेसिकली हम कहाँ स्टैंड करते हैं। यद्यपि सरकार ने इसमें एक बात रखी है कि जो विद्यार्थी अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है वो सितंबर माह में दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये जो मार्किंग हुई है, किस बेस पे उन्होंने जो बेस लिया है, उन्हें ये नहीं करते हुए पूरे भारत में सभी बच्चों को जनरल प्रमोशन देना था, दे के पास कर देते और बाकी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बिहाफ पे वो जैसे कॉलेजेस में लेना है एडमिशन तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें भविष्य में उसमें एडमिशन लें, ये कर सकते थे। अभी एक विद्यार्थी है उसको 91% आए और एक 65, 10th में हो सकता है, हमारे 12th में हम देखते हैं कई बार परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, 65 वाला 92 पे चले जाता है, 92 वाला 60 पे। तो ये जो डिफरेंस बनना था ये बन नहीं पाया। एग्ज़ाम की परम आवश्यकता थी और एग्ज़ाम होनी चाहिए थी। सीधे तौर पे कहें, जैसे गोपाल जी ने कहा कि 91% भी बने हैं और 65% भी बने हैं, पर आप आधार देखिए, आधार बिना परीक्षा दिए, बिना मूल्यांकन के हमने ये तय कर दिया है कि ये 95% है और ये 55% है। मनीषा जी, आपसे सवाल मेरा सीधा है कि जैसे संजीव जी ने कहा कि क्या परिश्रमी बच्चों के साथ ये अन्याय नहीं हुआ है, और यदि अन्याय हुआ है तो ये कितना सार्थक है कि बिना एग्ज़ाम लिए परसेंटेज में हम नंबर दे रहे हैं? देखिए, पहले तो पिछली बात को पूरा करूंगी कि जैसे आपने अभी कहा कि जिनको इस रिज़ल्ट से सहमति नहीं है वो सितंबर में फिर से परीक्षा दे दें। तो सितंबर में यदि 2 बच्चे भी तैयार हुए तो आप पूरी परीक्षा लेंगे, पूरा सिस्टम तय करेंगे, पूरा सिस्टम बनाएंगे, एग्ज़ाम बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे, क्वेश्चन पेपर्स बनाएंगे, रिजल्ट बनाएंगे, तो वो सारे बच्चों के लिए क्यों नहीं कर सकते? तो अगेन उनके साथ तो इनजस्टिस हुआ। और जो बच्चे जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की या जो पढ़ना नहीं चाहते, उनको रिजल्ट अगर अच्छा बुरा मिल गया, वो क्यों फिर से परीक्षा देंगे? सवाल हमेशा उन लोगों का रहता है जो मेहनत करते हैं, जो ध्यान रखते हैं, जिनको ज़िंदगी में कुछ बनना है, कुछ करना है, और जो कई बच्चे बड़ी मुसीबतें उठा के पढ़ाई करते हैं, उनके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती, तो उनका क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल है। अन्याय, जहाँ तक अन्याय की बात की जाए तो बच्चों से न्याय होता कब है हमारे यहाँ? शिक्षा को हमने सबसे आखिरी पायदान पे रखा है और ये इस निर्णय से भी साबित हो गया है। बाकी सबकी हम चिंता कर रहे हैं, फैक्ट्रियाँ क्यों चालू नहीं होंगी, मजदूरों का क्या होगा, खेती किसानी का क्या होगा, ये भी चालू होना चाहिए, वो भी चालू होना चाहिए। हम उस सब के लिए प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ एक एजुकेशन पे हमने कह दिया नहीं, हमने कह दिया पास तो पास, और पास में भी सबको बराबरी पे नहीं रखा। यदि आप सिर्फ ये कहते कि हाँ ठीक है सब पास हो गए हैं, तो बाकी के पुराने साल और आने वाले नए साल से ये तय होता कि वो कहाँ थे, कैसे थे। अभी आपने अपने मन से उनको बांट दिया, तो ये और भी बड़ा। संजीव जी, मेरा सवाल आपसे है, बोर्ड परीक्षाओं में हमने जो उत्तीर्ण कर दिया उनको बिना एग्ज़ाम लिए, तो क्या हम कहीं उनको अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं सिखा रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य होता है विद्यार्थी के भीतर संघर्ष करने की भावना को पैदा करना। चार्ल्स डार्विन ने भी कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो योग्यतम की अति जीविता बोलता है ना, कि जो योग्य होगा वो जीवित रहेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। आपने यहाँ तो रेस खत्म ही कर दी, कौन जीता कौन हारा कभी पता चलेगा हमें? कभी पता नहीं चलेगा। तो आपने तो उनकी फाइटिंग स्पिरिट को खत्म कर दिया है, उनकी संघर्ष करने की क्षमता के ऊपर विराम लगा दिया है। और ये जो विराम लगा है, ये उसके व्यक्तित्व पर जीवन भर प्रभाव डालेगा। वो कभी भी अपने आप को विनिंग स्पिरिट के साथ महसूस नहीं कर पाएगा, और उसके अवचेतन मन पर, उसके सबकॉन्शियस माइंड पर ये छाप अंकित हो जाएगी कि तुम सरकार की कृपा से पास हुए हो। उसके जो व्यक्तित्व है उसके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा इसका। परीक्षा से बच्चों में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। एक कैसे, जैसे 10वीं का एग्ज़ाम जो होता है सर, तो उसमें ये होता है कि पहली बार बच्चा अपने स्कूल से बाहर जाके दूसरे विद्यालय में बैठ के एग्ज़ाम देता है, तो बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करता है, डरा डरा सा महसूस करता है, मगर उसको अपने से कुएं से बाहर तो निकलना पड़ेगा। वहाँ जाके
वो शुरू में थोड़ा हेजिटेशन करता है, फिर धीरे धीरे वो अपने आप को सर्वाइवल मोड पे लाता है और वो उसको फाइट करके वो जीतता है। तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस का डेवलप होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस। एग्जाम का मतलब सिर्फ मार्क्स से नहीं है, एग्जाम का मतलब वो अनुभव, वो चीजें जो उस पेपर पे नहीं है, मगर जब वो वहाँ गया तो उसको कैसा एहसास हुआ। पहला जब हम 10th का एग्ज़ाम दिए, जब मुझे भी ध्यान है, नहीं आप अपनी ड्रेस में जाना, टाई लगा के जाना, शूज़ बिल्कुल बराबर पहन के जाना, टाइम पे पहनना, ऐसा होना, मतलब रात भर नींद नहीं आती थी कि अगले दिन एग्ज़ाम है आपका। तो वो चीज़ उसने खो दी, वो छूट गया उसका पार्ट। 12th में जाते हैं, प्रेशर रहता है पूरी रात की, कल केमिस्ट्री का पेपर है, कौन सा सवाल आ जाएगा। तो जो पिछले 2 साल से ये कोरोना की वजह से जो बच्चा जिस सरकमस्टांसेस से होके एक ट्रेनिंग जो होती है वो उससे निकलना चाहिए, वो उसकी पूरी छूट गई। और अब उसके लिए पढ़ाई कैसी हो गई, मजाक हो गया, अरे मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मुझे ये मिल गया, मुझे कुछ करा ही नहीं। ऐसे ही आप एग्जाम्पल देखिए, 1ली से 8वीं सरकार ने करा कि फेल नहीं कर सकते आप बच्चे को, तो पेरेंट्स ने और बच्चों ने लोड लेना छोड़ दिया। 5th और 8th बोर्ड हुआ करती थी, वो सब खत्म कर दी। हमने देखा बच्चों का बेस कमजोर हो गया, 10th में आके 40% रिजल्ट आया। फिर सरकार ने चालू किया, नहीं आप रोक सकते हैं। अब वही चीज़ सर 10th और 12th में होती, कहीं ना कहीं इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो हमें भविष्य में दिखेंगे। जैसे हम लोगों ने अभी कोरोना काल में रेमडेसिविर लगवाया और अब जाके लोगों को पता चल रहा है कि उसके असर क्या है। तो डेफिनेटली एवरी न्यूटन ने कहा है, न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। तो डेफिनेटली ये एग्ज़ाम नहीं हुई है और जिस तरीके से बच्चों को ऐसे मार्क्स बांट गए तो उसका नेगेटिव रिएक्शंस आएंगे। सर बीच में मैं थोड़ा सा विषय से हट रहा हूँ। जैसा अभी आपने कहा कि हमको रात भर नींद नहीं आती थी, हम लोग थोड़ी सी एंजाइटी रहती थी, है ना। ये सब आपके पेरेंट्स ने और आपने बहुत उसको कंपटीशन के उसमें लिया है। लेकिन यदि आज बच्चा इस तरह की परिस्थिति से गुजरता है, इस परिस्थिति में उसको डिप्रेशन का नाम दे दिया जाता है और बच्चों को कहा जाता है कि बच्चा डिप्रेशन में आ गया है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए परिस्थितियां आज की हम लोगों ने जो पैदा की है वही जिम्मेदार है, मुझे तो लगता है ऐसा। संजीव जी, आप मुझे शायद इत्तेफाक रखते होंगे इस बात से कि जो कंपटीशन है उसमें बच्चा जब जाता है और जो एंजाइटी होती है, जो जिसको कहते हैं एक चिंता होती है, उसको हम लोगों ने आजकल डिप्रेशन का नाम दे दिया और डिप्रेशन का बहाना बनाकर हम उससे फिर एक एडवांटेज लेने की कोशिश करने लगते हैं। बोर्ड परीक्षाएं नहीं हुई, किसी गाइडलाइन के तहत ली नहीं जा सकती थी संजीव जी? नहीं, देखिए सरकार का तो पहला ही विकल्प यही था, क्योंकि सरकार ने मान के चल लिया था कि हमें एग्जाम लेना ही नहीं है ना। और देखिए इस देश में चुनाव हुए, बंगाल में चुनाव हुए, कई राज्यों के असेंबली इलेक्शंस हुए, सब कुछ हुए, राजनीतिक रैलियां हुई, सब कुछ हुआ, सिर्फ एग्जाम नहीं था बस। तो मेरे ख्याल से ये सरकार का पहला विकल्प था और आखिरी विकल्प था। इसके अलावा उन्होंने किसी विकल्प पर विचार ही नहीं किया। नहीं तो सरकार चाहती तो एग्ज़ाम ली जा सकती थी, बहुत सारे तरीके थे। आप लोग तकनीकी रूप से बहुत सक्षम लोग हैं, गूगल पर एग्ज़ाम ले सकते थे, ऑनलाइन एग्ज़ाम ले सकते थे, बहुत सारे तरीके थे। आप MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आधार पर एग्ज़ाम ले सकते थे, 1 घंटे की एग्ज़ाम ले लेते। सिलेबस छोटा कर दिया था, आपको जैसे पता है कि 60% सिलेबस कम कर दिया, तो जो बचा हुआ सिलेबस है आप उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना लेते, आप उसके आधार पर पेपर ले सकते थे। 100 क्वेश्चन दे देते, 1 घंटे का समय दे देते, जितने सॉल्व करो जितने सही होंगे उतना %, मतलब कुछ तो कराना चाहिए था विद्यार्थी से। एकदम से उसको जो है रबड़ी खिला दी गई कि लो भैया लो खा लो, अब तुम 12वीं पास हो गए हो, पप्पू पास हो गया। तो कुल मिलाकर के वही पप्पू पैदा कर दिया सरकार ने इस पॉलिसी के बारे में। सर मैडम ने कहा शिक्षा अंतिम पायदान पर है हमारे देश में, और मुझे लगता है हम सब आज इस मंच पर सहमत हैं कि शिक्षा अभी अंतिम पायदान पर है। साल भर ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं ली जा सकती। टीचर उसके लिए सक्षम हो सकता है, तैयार हो सकता है कि वो कैसे पढ़ाएगा साल भर, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हो सकती कि वो एक दिन एग्ज़ाम कैसे ले सकती है ऑनलाइन। तो वाकई ये कहना गलत नहीं है कि हम शिक्षा को अंतिम पायदान पर रखते हैं इस देश में। वैसे भी देश कृषि प्रधान है सर,
शिक्षा प्रदान तो है नहीं। तो जैसे हम बोर्ड एग्ज़ाम हमारा विषय है, तो अंदेशा सबको था। अभी आप देखेंगे सितंबर में फिर से नीट की एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो गई है और तीसरी लहर का अंदेशा भी तभी है। तो क्या हमारी आदत बन गई है अभी कि हम लोग पहले तारीखें डिक्लेयर कर दें और उसके बाद में फिर वापस ले लें कि कोरोना है इस कारण, और फिर उसमें भी शायद जनरल प्रमोशन देने की बात करने लगे परसेंटेज के आधार पर 12वीं के जिसकी मूल्यांकन ही नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है यदि तीसरी लहर आ गई फिर नीट का क्या होगा सर? जैसे ही वो जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की प्रवृत्ति है सरकार की। मार्च में सबको पता था सर कि फिर से दूसरी लहर आनी है। जिस समय परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया गया, अच्छे स्कूलों में सर एग्ज़ाम मार्च के पहले ले ली गई थी। क्या राष्ट्रीय स्तर पर यह निर्णय नहीं लिया जा सकता था कि हम 15 मार्च के पहले एग्ज़ाम कंप्लीट करवा लें? यदि महत्वाकांक्षा होती सरकार की तो एग्ज़ाम पहले हो जाती। तो कहीं ना कहीं जैसे मैडम ने कहा, शिक्षा अंतिम पायदान पर तो है ही, महत्वाकांक्षा भी नहीं है हमारे कि हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और शिक्षा के क्षेत्र में अपने देश को एक सक्षम राष्ट्र के रूप में साबित करें। देखिए, एक छोटा सा स्कूल अगर हम बात करें, हमारे इंदौर में भी बहुत सारे स्कूल्स हैं। किसी कोने में एक छोटा सा स्कूल जहाँ 400-500 बच्चे हैं, 30-40 टीचर्स हैं, एक प्रिंसिपल हैं और एक कमेटी है जो ऑर्गेनाइज़ करती है। उनको भी नहीं पता था कोरोना से पहले कि ऑनलाइन चीज़ें क्या होती हैं, लेकिन वो सीख गए। उन्होंने सिस्टम बनाया, टीचर्स को ट्रेन किया, टीचर्स भी ट्रेन हुए, बच्चों को ट्रेन किया और उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, ऑनलाइन टेस्ट लिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम ली। एक छोटा सा जो संगठन है जिनको कोई नॉलेज नहीं, वो पूरी तैयारी कर सकता है, लेकिन एक बड़ी सरकार जिसके पास सब सुविधा है और सरकार के बाकी डिपार्टमेंट ऑनलाइन चल रहे हैं, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों को इकट्ठा करके ये काम क्यों नहीं करवाया जा सकता था? जब सारे क्लासेस की एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हुई हैं तो ये क्यों नहीं हो सकती थी? सिर्फ एक ही कारण है कि हमने उसको ज़रूरी नहीं समझा। कुल मिला के यदि हम कहें तो प्लानिंग हम लोगों की जो थी उसमें कहीं ना कहीं कमी थी। और गोपाल जी, आप स्कूल के डायरेक्टर भी हैं, एसोसिएशन में भी हैं, आप इसको बेहतर तरीके से समझा सकेंगे कि कहीं ना कहीं प्लानिंग में तो दिक्कत हुई है। देखिए सर, मुझे कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जो नीति बनाते हैं ऊपर बैठ के, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे भोपाल में हो, वे ग्राउंड पे जो कार्य कर रहे हैं, जो स्कूल प्रिंसिपल है, स्कूल डायरेक्टर्स हैं, उनसे इस बारे में सलाह मशवरा नहीं करते। ये एक सबसे बड़ी विडंबना है। जहाँ तक मेरा नज़रिया है, मेरा अनुभव है, जहाँ मैं बड़े बड़े अधिकारियों से जो चर्चा होती है मेरी भोपाल में, मैं देखता हूँ उनका फोकस अधिकतर गवर्नमेंट स्कूल्स पे होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। तो अच्छी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, जैसे अभी मैडम ने कहा कि ऑनलाइन हो सकता था, इस तरीके से हो सकता था, मगर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए क्या होता? एक उनके शायद उनके मन में भी एक सवाल था, हम ये सोचे कि उनके पास सुविधा नहीं है तो हम उसी लेवल पे चले जाएं। ये नहीं कि हमें उनका लेवल उठाने की आवश्यकता है। ग्रामीण भारत को भी हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। प्राइवेट स्कूलों का, जो एमपी बोर्ड्स के प्राइवेट स्कूल हैं या सीबीएसई के प्राइवेट स्कूल हैं, उनके प्रिंसिपल डायरेक्टर से चर्चा करें तो बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिलेगा। गोपाल जी, आप जैसे कह रहे हैं कि ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ये नहीं हो सकता था। मैं आपको बात बताऊं, जहां महत्वाकांक्षा होती है वहां सब चीज़ें होती हैं। महत्वाकांक्षा कहाँ थी सरकार की? सिर्फ परीक्षा नहीं हुई है इस साल, बाकी सब हुआ है। फॉर्म भरे गए हैं, एग्ज़ाम फीस ली गई है, पेपर भी बनाए गए थे, पेपर डिस्ट्रीब्यूट भी हुए हैं, प्रवेश पत्र भी जारी हुए थे, सारी चीज़ें हुई थी। कोरोना ने एक झटके में एग्ज़ाम जो है वो स्थगित करवा दी। सर, मेरा आपसे सवाल है, परीक्षा शुल्क जो लिया गया है वो कितना उचित है आज की दशा में? देखिए, कोरोना के काल में लोगों की आमदनी तो प्रभावित हुई है। बहुत सारे लोगों की तो आमदनी प्रभावित, क्या ख़त्म ही हो गई आमदनी। किसान प्रभावित हुए, मजदूर प्रभावित हुए, टीचर्स प्रभावित हुए, बिजनेसमैन प्रभावित हुए। तो ऐसी स्थिति में अगर शासन ने परीक्षा शुल्क लिया है तो शासन एक नीति के पर्चे पे और ईमानदारी के पर्चे देते हुए शिक्षा शुल्क को पालकों को वापस कर दिया। जब एग्ज़ाम ही नहीं हुई तो फिर एग्ज़ाम के नाम पर शुल्क कैसा? फिर मैं सर विषय से थोड़ा सा हट कर जाऊंगा। सरकार यदि शुल्क लेती है तो वो जायज़ है,
स्कूल यदि शुल्क लेते हैं तो नाजायज़ है, उन पर कार्रवाई होगी। बिना एग्ज़ाम लिए जो बोर्ड हैं उन्होंने एग्ज़ाम लिए हैं और उनका तर्क ये है कि हम स्ववित्त पोषित संस्था हैं, इसमें सरकार की तरफ से हमको कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती, इसलिए हम इसके लिए लायबल नहीं है कि वापस करें हम। तो वैसी ही स्थिति सेम कंडीशन प्राइवेट स्कूल की है, प्राइवेट स्कूलों की भी है। बिल्कुल सही बात है, प्राइवेट स्कूलों के लिए गलत है तो सरकार के लिए भी गलत है। जब एग्जाम हुआ ही नहीं तो फीस किस बात की? स्वावित्त हो चाहे कैसा भी वित्त हो, आपको पैसा वापस करना चाहिए सरकार। मनीषा जी, मेरा सवाल आपसे है, हमारे मंत्री जी का और शिक्षाविदों का ये था कि सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स इज़ अवर प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता जो है वो बच्चे हैं। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इस वाक्य से का एक राजनीतिक उपयोग किया गया, लोगों की भावनाओं तक पहुंचने के लिए इसका उपयोग हुआ? और परीक्षा न लेना एक क्या सार्थक पहल हो सकती थी, या इसमें इस वाक्य को आगे रखकर हमने परीक्षाएं स्थगित कर दी? देखिए, अगर कोरोना की बात करें तो हमें अभी भी नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, कितने वेरिएंट आएंगे, वो क्या क्या नुकसान करेंगे, किस पर हमारी वैक्सीनेशन कितना हम कर पाएंगे, कितना उसका असर होगा। तो यदि हम एक ये बहाना लेते हैं तो सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति अपने कामकाज कर रहा है, हर ऑर्गेनाइजेशन चालू है, सारे ऑफिसेज चालू हैं, अपनी अपनी सुविधाओं के हिसाब से व्यवहार देखते हुए और परिस्थितियां देखते हुए, तो फिर एजुकेशन में हम उसको बहाना कैसे ले सकते हैं? और वो भी बच्चों के मामले में। देखिए, कहते हैं, यदि आपने कहीं पढ़ा हो या अपने बुजुर्गों से सुना हो कि बच्चों में ईश्वर होते हैं और वाकई में वो उतने मासूम होते हैं, वो अपने लिए लड़ नहीं सकते, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं। और कोई किसी के लिए आप कुछ करके बताइए, इंडस्ट्री वाले इकट्ठे होकर चले जाएंगे, किसी दूसरी इंडस्ट्री के लोग होंगे, कुछ और होंगे, पॉलिटिकल इशू होगा और कोई इशू होगा, वो इकट्ठा होकर चले जाते हैं। लेकिन ये बच्चे अपने लिए बोल नहीं सकते। तो आपने कह दिया सुरक्षा की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम, ठीक है, आप बच्चों का स्वास्थ्य देखिए, लेकिन वो तो आगे भी देखना है। कई सारे देशों में स्कूल अभी चालू हो गए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सुरक्षा की व्यवस्थाओं पे मेहनत की है, ईमानदारी से काम किया है और फिर अपने नागरिकों को और बच्चों को सबको ऑफिसेस और स्कूल्स खोलने की परमिशन दी है। तो हमें भी मिलकर ये करना होगा, हम किसी एक बात को बहाना बनाकर किसी भी मुख्य मुद्दे से पीछे नहीं हट सकते। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जहाँ विदेशों की बात कर रहे हैं हम, विदेशों में सबसे पहले छोटी कक्षाओं के स्कूल खोले गए हैं और बाद में बड़ी कक्षाओं का। हम अनुसरण तो करते हैं विदेशों का, लेकिन उसका उल्टा अनुसरण करते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ बड़ी क्लासेस खोली जाती हैं, छोटी क्लासेस के बच्चों को पहले नहीं बुलाया जाता और अभी तक नहीं बुलाया गया है। जबकि नीदरलैंड जैसे देशों में पहली से 5वीं तक की कक्षाएं सबसे पहले खोली गई, उसके बाद में 6ठी, 7वीं, 8वीं खोली गई, फिर उसके बाद में 11वीं, 12वीं खोली गई। तो जैसा मैंने कहा, महत्वाकांक्षा की कहीं ना कहीं तो कमी है। और इन महत्वाकांक्षा की कमी के साथ गोपाल जी, बहुत संक्षेप में आपसे पूछना चाहूँगा कि ये परीक्षा ना लेना क्या पालकों के दबाव में लिया गया या विपक्ष का कोई बहुत अधिक प्रेशर था? देखिए, ये तो ऊपर के जो राजनीतिक लोग बैठे हैं वो जाने की विपक्ष का दबाव था या नहीं था, मगर जो पालकों का विषय है कि कई पालक बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति और उनकी सुरक्षा के प्रति चिंतित थे। और जैसा कि हमने प्रधानमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी का बयान सुना कि बच्चों का स्वास्थ्य पहले प्राथमिकता है और बाकी जीवन में आप परीक्षाएं बहुत देते रहेंगे, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि ये पालकों के दबाव में लिया गया फैसला है। जी सर, एक विडंबना देखिए आप, जब परीक्षाओं को ना लेकर के मूल्यांकन की पद्धति जो अपनाई गई, सीबीएसई ने 30-30-40 की पद्धति को अपनाया, 10वीं के 30% मार्क्स, 11वीं के 30% और 40% प्री बोर्ड 12वीं के। हमारे प्रदेश में जब माध्यमिक शिक्षा मंडल की बात आई तो उन्होंने एक बहुत अच्छा फार्मूला अपनाया। उन्होंने कहा कि 10वीं में जो बच्चा पास हुआ है जिन सब्जेक्ट के साथ, उनको हम 12वीं के विषयों के साथ क्लब कर देंगे। और जो उन्होंने क्लब किया वो आंकड़े मैं आपको बताता हूँ, आप अपनी राय दीजिएगा वो कितने सार्थक तरीके से इसका उपयोग किया है उन्होंने।
यदि कक्षा 10वीं में जिस बच्चे को साइंस में 70 नंबर आए हैं, उसके 12th में पीसीबी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में 70 नंबर दे दिए जाएंगे उसको। आप सहमत हैं सर? ये बिल्कुल सहमत नहीं हूँ सर। सर मेरा सवाल सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, मैं सिर्फ सहमति आपसे चाह रहा हूँ कि नहीं, यदि बच्चे ने साइंस नहीं लिया है उस समय और वो कॉमर्स स्ट्रीम ले ली उसने 12th क्लास में, तो जब सोशल स्टडीज़ में उसको जो नंबर मिले हैं, सामाजिक विज्ञान के जो नंबर हैं, वो उसके बीएस के साथ जोड़ दिए जाएंगे। उसको यदि सामाजिक विज्ञान में 80 नंबर आए तो उसको बीएस में 12th में 80 नंबर आ जाएंगे, उसको इकोनॉमिक्स में भी 80 नंबर आ जाएंगे। यानी ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं उसको सामाजिक विज्ञान के नंबर जितने में मिले हुए नंबरों से क्लब कर दिया जाएगा। मान लीजिए किसी बच्चे ने ड्राइंग और आर्ट एंड क्राफ्ट लिया है, तो सामाजिक विज्ञान में यदि उसको जो नंबर मिले हैं वो ड्राइंग और आर्ट के नंबरों से उसके बराबर कर दिए जाएंगे। यदि किसी बच्चे ने म्यूज़िक लिया है, उसके लिए भी सोशल साइंस के नंबर उसके म्यूज़िक के नंबर में डाल दिए जाएंगे। आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ मैं सर। सर मेरा एक अगला जो वो है, साइंस के सब्जेक्ट को यदि हम बात करें तो कॉमर्स में आईपी के साथ जोड़ दिया गया है। आईपी साइंस में जो नंबर आए हैं, चूंकि अब कॉमर्स ले लिया है उसने, साइंस सब्जेक्ट है नहीं उसके पास, तो वो आईपी यदि लिया है उसने तो साइंस के नंबर उसके आईपी में डाल दिए जाएंगे। यदि किसी बच्चे ने ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, एग्रीकल्चर लिया है, तो साइंस में जो नंबर आए थे उसके, वो एग्रीकल्चर में उसके नंबर हो जाएंगे। किसी ने होम साइंस लिया है तो साइंस के नंबर होम साइंस में चले जाएंगे। फिजिकल एजुकेशन लिया है तो साइंस के नंबर फिजिकल एजुकेशन में चले जाएंगे। और बायोटेक्नोलॉजी लिया है तो साइंस के नंबर बायोटेक्नोलॉजी में चले जाएंगे। ये कितना सार्थक मूल्यांकन है, मैं तीनों की राय एक एक कर जानना चाहूँगा। देखिए, मैं तो सीधे सीधे यही बोलूँगा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। मतलब विद्यार्थी को ये नहीं उसका रिजल्ट बनाना है तो बना दो सर, है ना। वो तो ये डकवर्थ लुइस होता ना क्रिकेट में सब, ये डकवर्थ लुइस उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी में लेकर के आ गए। मैं मतलब मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री को, मध्यप्रदेश के शिक्षा मंत्री को बोलना चाहता हूँ, भैया क्रिकेट की पिच नहीं है यहाँ पर, आप डकवर्थ लुइस लेकर के मत आइए। ये बच्चों के कैरियर का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। देखिए, इससे अच्छा तो ये था कि हम एक सर्टिफिकेट सब बच्चों को देते और कहते क्लियर्ड बिकॉज ऑफ कोरोना प्रॉब्लम। इसमें ये सबसे, आपको मजाक ही करना है तो मजाक करने के लिए बहुत सारी दूसरी चीज़ें आपके पास हैं। आपको एजुकेशन में मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आपके पास कोई प्रूवन सिस्टम नहीं है, कोई प्रूवन फॉर्मूला नहीं है, तो उससे बाहर निकल जाइए। नहीं कहने में कोई बुराई नहीं है, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं मालूम, या मैं 10 एजुकेटर्स को या 100 एजुकेटर्स को एक बार हम ऑनलाइन बिठाते, बात करते कि आपके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, और फिर हम कोई सिस्टम बनाते। नहीं तो इस तरह का जो सिस्टम आपने बनाया, इसको सिस्टम नहीं कहते, इसको मजाक कहते हैं। इससे बेहतर ये होता कि आप सबको एक लाइन लिख के भेजते और एक सर्टिफिकेट भेजते, पास्ट बिकॉज ऑफ कोरोना इशू। दिस इज व्हाट। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो एक भाई साहब को इंग्लैंड से बुलवाया गया और बोला गया कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करना है और आप जो है लाइन खींच दें। सिरिल रैटक्लिफ, आई वाज फॉरगेटिंग देम। तो जबकि उन्हें ये पता ही नहीं कि पाकिस्तान किस हिस्से में आ रहा है, भारत किस हिस्से में आ रहा है, बस उन्हें तो ऐसा बिठा दिया गया और ये हैं और इन्होंने ऐसा ऐसा करना है, उन्होंने लाइन खींच दी। हिंदुस्तान पहली बार आए थे, उन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा पहली बार देखा था। हाँ, तो ये देखिए, ये मैं यही आप लोगों के माध्यम से, अपने इस मीडिया चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो फैसला हुआ है, मैं शुरुआत में ही बोल चुका हूँ कि पूरे भारत में या मध्य प्रदेश में बच्चों को बस पास करने था और कोरोना की सील लगा देनी थी कि भाई ये पास होगा ड्यू टू ऑफ कोविड। एनसीईआरटी ने जो रिपोर्ट जारी किया उसमें एमपी का जब नंबर है 2800 आता है, एमपी बोर्ड का नंबर 2800 आता है, मतलब हम बहुत नीचे हैं। और ये लेवल, और अब तो ये 30, जी हाँ, 30 देते हैं वो, तो 30 में से हम 28 पे हैं, और ये मैं आपको 2 साल पहले का बता रहा था। सर, अब एक लाइन में या एक शब्द में आपसे मैं प्रतिक्रियाएं चाहूँगा। सरकार ने पिछले 1.5 साल में शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनकी प्राथमिकता जो थी वो शायद स्वास्थ्य था। जो भी आपका एक आकलन हो शिक्षा के लिए। सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब उन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं लिया तो मेरे हिसाब से तो उनका रिज़ल्ट हेल्ड था।
देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मैं बिल्कुल सोनी जी के साथ में हूँ। डकवर्थ लुइस का नियम फॉलो किया जा रहा है। जब यहाँ पर जब खेले ही नहीं तो फिर नतीजा कैसा, जब रिजल्ट ही नहीं आया तो फिर किस आधार पर उनको मार्क्स दिया है। तो मैं तो 10 में से 0 ही नंबर दूंगा। शिक्षा की बात तो ऐसे है कि जो हम आपसे उम्मीद कर रहे थे वो हम आपको दे देते हैं, जनरल प्रमोशन बिकॉज ऑफ कोरोना। ओके, थैंक यू। मैडम, कोरोना को बहाना बना करके हम शिक्षा के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर सकते हैं आगे भी, क्योंकि कोरोना अभी हमारी लाइफ से जाना नहीं है। देखिए, बात सिर्फ कोरोना की नहीं है, बात यह है कि आप शिक्षा को कितना महत्व देते हैं। परिस्थितियाँ कुछ भी हों, आपने और हमने मुसीबत से मुसीबत समय निकाले पर दाल रोटी तो खाई है। सुबह उठ के अपने बच्चों को बताया कि सुबह उठना अच्छी बात है, परिवार में बैठ के बातें की है, जो भी ज्ञान की चीज़ें टीवी में आई हैं हमने बच्चों को भी बताई है, खुद भी सीखी है। तो अच्छा तो हम हमेशा करते हैं किसी भी स्थिति में, और ये जो हम अच्छा बोलते हैं, अच्छा सुनाते हैं, अच्छा सीखते हैं, इसी को शिक्षा कहते हैं। सिर्फ ये हमने रैंकिंग कर लिया है कि अब फर्स्ट क्लास पास हो गए, सेकेंड क्लास पास हो गए, अदरवाइज शिक्षा तो 24 घंटे चलती है इनफॉर्मली। तो शिक्षा को लेके तो किसी भी तरह की लापरवाही किसी भी स्तर पे बर्दाश्त किया जाना, तो आप अपनी सभ्यता को, अपने लोगों को, अपने संस्कारों को, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा ही नहीं रहे। तो वो तो बर्दाश्त करने का कोई सवाल ही नहीं होता किसी भी कारण से, किसी भी कारण से। सर, संजीव जी, जान है तो जहान है, पर शिक्षा है तो सुनहरा कल है। बिल्कुल साहब, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। जान है तो जहान है और शिक्षा है तो इंसान है। हम इंसान तभी हैं जब तक हमारे भीतर शिक्षा है। तो जितनी आवश्यकता हमें जान की है शरीर के लिए, उतनी आवश्यकता हमें शिक्षा की है अपनी आत्मा के लिए। शरीर के भीतर एक आत्मा भी निवास करती है, उस आत्मा को शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। अगर हम शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे तो हमें और एक जानवर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। शिक्षा ही वो आधार है जो मनुष्य और पशु के बीच में भेद करने का आधार है। तो बिल्कुल शिक्षा है तो इंसान है, जान है तो जहान है। जी, गोपाल जी, शिक्षा कभी भी सरकार की प्राथमिकता नहीं रही और अब तो बिल्कुल भी नहीं रही। क्या आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि एक कागज का टुकड़ा किसी बच्चे का भविष्य नहीं बदल सकता, परंतु शिक्षा सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल नकार सकते हैं कि बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उन्होंने अभी सीएम राइजिंग स्कूल ला रहे हैं, पीएम राइजिंग स्कूल ला रहे हैं, विचार अच्छा चल रहा है। मनीषा जी, बोर्ड परीक्षाएं न लेकर एक तरह से सभी ने अपने जो जिम्मेदारियां उसकी इतिश्री कर ली। आने वाले समय में आप इन छात्रों का भविष्य कैसे देखते हैं? सर, आपने अभी बताया कि सीएम राइजिंग और पीएम राइजिंग स्कूल बन रहे हैं। ये जनता राइजिंग और बच्चा राइजिंग जब बन जाएंगे उस दिन सारी सुविधाएं हो जाएंगी। अगर उनको ध्यान में रखते हुए अगर एक सीएम राइजिंग चेन बन रही है तो 5, 6, 10, 15, 25, 50 स्कूलों का एक सिस्टम होगा या कुछ होगा। बाकी स्कूलों का क्या? ये छात्रों को कैसे देखते हैं, इनका भविष्य क्या देख रही है मैडम, जो आज जनरल प्रमोशन से पास हुए? देखिए, ये मेरा देश है और देश के छात्रों का भविष्य हमेशा अच्छा रहेगा। ये सरकारें कुछ भी चाहें, सिस्टम कुछ भी चाहें, बच्चे हैं, हम और आप जैसे लोग मिलकर बच्चों के लिए अच्छा ही करेंगे। और देखिए, कहते हैं कि कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाती है, वादे टूट जाते हैं। तो वादे जिनको करना है करने दीजिए, आप और हम काम करते रहेंगे, कुछ तो असर आएगा। यदि हमने मिलकर एक बच्चे का ज़िंदगी भी सुधार दी तो वो आगे जाके 10 को सुधारेगा और ऐसे चेन बन जाएगी। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम सब मिलकर उम्मीद बनाए रखें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। संजीव जी, जैसा हम लोगों ने आज अभी डिस्कस किया है, इसमें एक शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता तो महसूस हो रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो आज का विषय है उसमें आप ये 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं उसके रिज़ल्ट को कितना सार्थक देखते हैं? देखिए, 10वीं 12वीं के रिजल्ट्स जो हैं उनकी सार्थकता पर तो प्रश्न चिन्ह लग ही चुका है, क्योंकि जिस तरीके से रिजल्ट बनाया गया है, रिजल्ट बना ही नहीं है, उसकी तो कोई उपयोगिता ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हताश मत होइए, आप लोग निराश मत होइए। कोरोना के साथ हमें जीने की आदत डालना पड़ेगी। जो वैक्यूम आया है रिजल्ट के अनप्रॉपर तरीके से आने से, उसको फिलअप किया जा सकता है और इसमें आपके शिक्षक, आपके माता पिता एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। शासन की नीतियाँ कुछ भी हों, लेकिन यदि आपके भीतर आत्मविश्वास है तो आप फिर से कमबैक कर सकते हैं, फिर से फाइट कर सकते हैं और अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं। आखिरी सवाल है, कोरोना तो एक बहाना है, क्या आप लोग इस जो परिपाटी अभी चालू हुई है
इसको आने वाले समय में भी देखते हैं, क्योंकि कोरोना अब हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। और कोरोना ही क्यों, परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत आएंगी। तो हम लोगों को एक आसान तरीका मिल गया है शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन के लिए, क्योंकि बाकी जगह तो हमने कोई बदलाव किए नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में ज़रूर हमने मूल्यांकन का तरीका बदल दिया। तो ये क्या आने वाले भविष्य में हम एक नई बयार देख रहे हैं इसकी? बिल्कुल बिल्कुल नई शुरुआत है मूल्यांकन की, और होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब आगे भी जनरल प्रमोशन की हम उम्मीद रखें? नहीं, जनरल प्रमोशन की नहीं, हम नए रास्ते की उम्मीद रखें। देखिए, अभी एक बार जनरल प्रमोशन हो गया तो ठीक है कि ऐसा, मगर अब ऐसा सेकेंड टाइम, मगर अब आगे मुझे नहीं लगता, पेरेंट्स को भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा बार बार हो, क्योंकि बच्चा जो है फिर एक तरह से एग्ज़ाम, उसके लिए पढ़ाई कोई मायने नहीं रह जाएगी। संजीव जी, आप कुछ? जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। जनरल प्रमोशन जो है एक बार हो चुका, 2 बार हो चुका है, और अब हमारी सरकारें भी इस बात को समझ चुकी हैं कि हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालना पड़ेगी। विद्यार्थियों को, विद्यार्थियों के माता पिता को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, कोरोना के साथ पढ़ना पड़ेगा, कोरोना के साथ एग्ज़ाम देना पड़ेगी, और कोरोना के साथ हमें नतीजे भी बनाने पड़ेंगे। तो जनरल प्रमोशन का ये ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ है, ये यहीं पर ख़त्म हो गया है, क्योंकि अगर इसको सरकार बार बार चलाएगी तो फिर शिक्षा नीति का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, शिक्षा की कोई योजना धरी की धरी रह जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि ये शुरुआत नहीं, ये अंत है, आगे जनरल प्रमोशन नहीं होगा, ऐसी उम्मीद मैं अपने हुक्मरानों से करता हूँ। देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसे हम आज SchoolKhabar.com के बैनर के तहत बैठ के बात कर रहे हैं, वैसे हर जगह बात करने की आदत डालिए, अपनी बात रखने की आदत डालिए, और जो लोग नीतियाँ बनाते हैं वहाँ तक अपनी बात पहुँचाने की आदत डालिए। मसला ये होता है कि हम आपस में घर में बैठ के या 4 लोगों के बीच में बैठ के बात करते हैं और बाहर बोलने से डरते हैं। आपका देश है, आपके लोग हैं, आपके बच्चे हैं, आपका समाज है, तो आपको बोलना पड़ेगा। और जब बात करेंगे तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। बात करते रहिए, हर चीज़ बदलती है, हम हर रोज़ बदलते हैं, तो ये सिस्टम भी बदलेगा यदि आप चाहेंगे तो। यदि हम चाहेंगे तो हमें चाहना पड़ेगा, हमें उसके लिए बोलना पड़ेगा, और बोलते रहेंगे तो बदलाव ज़रूर। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो ये शिक्षा संवाद का मंच था, इस पर हम एक सभी लोग आम सहमति से इस नतीजे पर तो पहुंच गए हैं कि शिक्षा जो अभी प्राथमिकता नहीं है, इसको प्राथमिकता में लेना पड़ेगा। साथ ही साथ जो रिज़ल्ट या जो मूल्यांकन पद्धति अपनाई गई है, उसका अब अंत करना पड़ेगा। हमको पुनः जो बेसिक मूल्यांकन की पद्धति है उसी पर जाना होगा। साथ ही साथ मुझे जो कुछ समस्याएं थी, जो मेरी एक जिज्ञासाएं थी, वो सभी मंचासीन लोगों ने जो कोशिश की है उसको पूरी करने की, उसमें हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अब एक नई बयार जो शुरू होगी, और शिक्षा में जो बच्चों का जो पिछले 2 सालों में नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हम और सरकार सब मिलकर, उनके पेरेंट्स के साथ, उनके पालकों के साथ मिलकर बच्चों के उज्जवल भविष्य की कल्पना साकार करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप स्कूल खबर के इस मंच पर आए और अपने विचार रखे। शिक्षा संवाद में आज हमने बात की बोर्ड परीक्षाओं में सरकार की भूमिका की, पालकों की भूमिका की, बच्चों की भूमिका की, और हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं आज कि कहीं ना कहीं इसमें एक आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, जो कि आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य तय करे। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस कार्यक्रम को लाइक करिए, और सब्सक्राइब करने के लिए जो डिटेल आपको नीचे दी गई है उस पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।